Good morning, everyone. Students, today we will start theme 10 colonialism and the countryside. And student, as we know that CBSE has reduced 30% syllabus. So, in this chapter, we will study only first and second topic. It means the first topic, Bengal and Jamidar, and its subtopic, and then the second topic and its subtopic. And after the page of 275, there is a no need to do the remaining chapter because it has deleted. So, student, what is colonialism and the countryside? As we all know that the Britishers, they came into India as a East India Company. The Royal Carter of Britain, they sent the Britisher as a East India Company to rule over China and India with a monopoly. उन्होंने कहा था कि जाओ इंडिया में और चाइना में मोनोपली के साथ रूल करो, मतलब और कोई ट्रेड नहीं कर सकता, सिर्फ आप ट्रेड करेंगे. एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स दे केम इनटू इंडिया एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, they saw the disintegration among the king, and they finally took the advantage of the situation, and finally they start rule. और बच्चे, उन्होंने सबसे पहले जो रूल स्टार्ट किया था वो बंगाल से किया था. वो बंगाल में कंट्री साइड का मतलब है रूरल एरियाज में, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बंगाल में फेमाइंस बहुत कॉमन थे, ड्रॉट्स बहुत कॉमन थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड क्राइसिस आया हुआ था. तो उन्होंने वहाँ से जो है रूल करना स्टार्ट किया, और सबसे मेन लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट. Permanent settlement in 1793 आई थिंक वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, क्योंकि उस टाइम पे जो परमानेंट सेटलमेंट थी बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसने सब कुछ चेंज कर दिया था. और बच्चे, शायद इसने ज़मींदार की डेफिनेशन भी चेंज कर दी थी. हमारे माइंड में मेनली ज़मींदार कौन होते हैं? जिनकी ज़मीनें होंगी, जिनकी लैंड होंगी, ठीक है. लेकिन बच्चे, इस चैप्टर में आपको ज़मींदार की एक अलग डेफिनेशन मिलेगी. जब परमानेंट सेटलमेंट आया था, सबसे पहले हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं. बच्चे, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने कहा कि जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट आएगा, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा बाय द रिच फार्मर्स, बाय द पुअर फार्मर, उसका एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जो है, इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है. इसका मतलब चाहे फार्मर्स ज़्यादा कमाए चाहे कम कमाए. सपोज एक फार्मर है, परमानेंट सेटलमेंट के अंडर मैंने 1000 रुपीज़ फिक्स कर दिया एज ए ब्रिटिशर्स कि मुझे 1000 रुपये आपको देने ही देने. अब नो मैटर कि फार्मर चाहे 1200 कमाए, चाहे 800 कमाए, चाहे 200 कमाए, लेकिन मुझे तो 1000 रुपीज़ एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट देना है. दैट वॉज द परमानेंट सेटलमेंट. और बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके अंडर एक फिक्स रेवेन्यू चार्ज करने लगे हर जमींदार से. अब बच्चे, क्वेश्चन ये उठता है कि हु वर द जमींदार्स. बच्चे, जमींदार्स का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी लैंड्स पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है उनकी हैं ज़मीनें. नो, जमींदार्स किनको बनाया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था परमानेंट सेटलमेंट के अंदर. तो जितने भी रयोत से फार्मर्स थे उनको भी जमींदार बनाया गया. इसके साथ साथ बच्चे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसको भी जमींदार बनाया गया. मतलब यहाँ जमींदार की डेफिनेशन है जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जैसे वहाँ के जो उस टाइम के किंग्स थे, इवन उनको भी क्या बनाया गया? जमींदार बनाया गया. जो आपका फर्स्ट टॉपिक है 1.1 एन ऑक्शन इन बुर्दवन, वो इसी से रिलेटेड है. बुर्दवन वॉज द किंग ऑफ द बंगाल दैट टाइम. और बच्चे, उनके जितने भी प्रॉपर्टी है वो सेल आउट हो गई थी, क्योंकि जो परमानेंट सॉल्यूशन था उसमें एक टर्म एंड कंडीशन डाली गई थी कि अगर जमींदार जो हैं वो फेल हो जाते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने में फ्रॉम द पीजेंट्स, फ्रॉम द जोतदार्स, अभी जोतदार्स भी बताती हूँ कौन थे, जो रिच फार्मर्स थे, तो इसके बाद जो जमींदार्स हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी. अब आप कहोगे वो तो राजा था, वो तो किंग था बुर्दवन. बच्चे, बुर्दवन किंग तो था ही था, लेकिन मैंने कहा था ना जमींदार की डेफिनेशन यहाँ पे क्या आई थी कि जितने भी किंग्स हैं वो भी जमींदार बनेंगे, वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. उनकी जो मेन ड्यूटी है अब वो क्या है? जो अपने एम्पायर को संभालना नहीं है, या अपने कोर्ट में जितनी भी
कंट्रोलिंग पावर वो सब हटा के उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने किंग को बना दिया जमींदार, कि आप ही जितने भी पीजेंट्स हैं या जितने भी जहाँ जहाँ से रेंट आना है, जहाँ जहाँ से रेवेन्यू आना है, वो अब आप कलेक्ट करेंगे। और बच्चे राजा बुर्दवन, जो किंग बुर्दवन थे उस टाइम पे, ही वॉज अनएबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन कर दी गई थी। ऑक्शन का मतलब होता है एक सेल करना, जहाँ पे हम बिट्स देते हैं 5,000 10,000। तो उस टाइम पे बच्चे उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी इसके अंडर सेल कर दी गई थी। देन जो आपका सेकेंड पॉइंट है 1.2, द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। और बच्चे यहाँ पे एक फीचर मैं आपको बता दूँ, सॉरी, कि बुर्दवन की जब सेल हुई थी उसमें एक ट्विस्ट भी आया था। एक ट्विस्ट क्या था, जितनी भी 90% प्रॉपर्टी सेल हुई थी वो थी फिक्शियस। फिक्शियस मीन्स का मतलब है एक्चुअल में वो सेल हुई नहीं थी, क्योंकि बच्चे जमींदार या ये कह लो जो राजा थे, उनको ये पता था कि उनकी क्या गलती है। वो तो राजा थे, वो उनको बेचारों को ज़बरदस्ती क्या बना दिया गया, रेवेन्यू कलेक्टर्स, जमींदार बनाया गया, और उनकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है। तो वो क्या करते थे, फिक्शियस सेल करवाते थे। फिक्शियस मीन्स जब वो जिसको बोलते हैं ना ऑक्शन लगती थी, तो सारे के सारे अपने एजेंट्स बिठा देते थे। इसका मतलब है जो बोली हो रही है वो फेक हो रही है, वो ऑक्शन फेक हो रही है। उसमें जितने भी एजेंट्स आए हुए हैं बोली लगाने के लिए, बिड लगाने के लिए, वो सारे के सारे किंग के ही क्या है, एजेंट्स हैं। तो 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वॉज फिक्शियस एंड द राजा स्टेट हैज़ बिन पब्लिकली सोल्ड बट रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ जमींदारी। अब सेल तो हो गई, ठीक है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती थी तो पता है राजा को, किंग को पता है कि ये तो मेरे सारे ही एजेंट्स हैं। तो बच्चे एक तरफ से तो स्टेट बिक जाता था, ठीक है, एक तरफ से तो प्रॉपर्टी सेल हो जाती थी, लेकिन जब तक किंग कहता था जब तक मुझे पेमेंट ही नहीं मिलेगी, भाई अगर सपोज उसके जो पैलेसेस हैं वो 50,000 रुपीज़ में बिके, किंग को पता है कि मेरे ही एजेंट्स हैं, वो कहाँ से लेकर पैसा आएंगे। तो बच्चे उस टाइम तक वो क्लेम करते थे कि हमारी प्रॉपर्टी तो सेल हुई नहीं है। से एन ऑक्शन इन द बुर्दवन, यहाँ पे मेजर ट्विस्ट यही था कि ये फेक होती थी एक ऑक्शन, क्योंकि जमींदार के पास, क्योंकि उस टाइम पे किंग के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था, वो भी परसुएडेड थे बाय द ब्रिटिशर्स। देन द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू। अब बच्चे क्वेश्चन ये उठता है, परमानेंट सेटलमेंट के अंडर हमने कह दिया कि हाँ भाई हमें तो फिक्स परमानेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, लेकिन अब जो जमींदार थे, वाई दे आर अनएबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, या ये कह सकती हूँ पीजेंट्स क्यों नहीं पे करते थे जितना भी रेवेन्यू है। बच्चे इसका सीधा सीधा जो है आंसर है वो वहाँ की इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिशर्स ने जो ये परमानेंट सेटलमेंट लगाया उस टाइम पे लगाया जब बंगाल के हालात बहुत ख़राब थे, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, ड्रॉट्स आ रहे थे, फेमाइंस आ रहे थे, इवन जो है क्योंकि जो किंग्स हैं वो मेनली अर्बन एरियाज़ में रहते थे और जो जोतदार थे वो रूरल एरिया में रहते थे। तो किंग्स भी इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, और शायद इसी बात का फ़ायदा किसने उठाया, ब्रिटिशर्स ने। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। एंड स्टूडेंट, हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ चार्ल्स कॉर्नवालिस और लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रॉम 1738 टू 1805, जिन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट लगाया था। एंड बच्चे जो ये हमारा अनपेड रेवेन्यू है, जब रेवेन्यू नहीं आता था तो उसके बदले में क्या कहा जाता था कि हाँ भाई हम तो है आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे। और बच्चे ये जो रेवेन्यू लगवाने का, परमानेंट रेवेन्यू, परमानेंट सेटलमेंट का एक फ़ायदा क्या था, कंपनी क्या कहती थी, कंपनी ने क्या क्लेम किया कि भाई ये हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कैसे बहुत बेस्ट है। उन्होंने कहा कि फार्मर आज 200 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है, लेकिन कल को जब वो एग्रीकल्चर में परफेक्ट बनने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा उसको, तो धीरे धीरे वो 500 भी कमाएगा, धीरे धीरे वो 700 भी कमाएगा, और कमाते कमाते वो बहुत ज़्यादा कमाने लगेगा। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे पीजेंट को और फ़ायदा ये होगा कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, और
ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा होगा कि उनको एक परमानेंट इनकम मिल जाएगी, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि बच्चे ब्रिटिशर्स बहुत क्लेवर थे, उन्होंने सपोज मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था 1000 रुपीज़ का, उन्होंने ये जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि उनको पता है हम परमानेंट सेटलमेंट के अंडर इस चीज़ को बढ़ा नहीं सकते। हमने ये कमिटमेंट कर रखी है, चाहे आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे आपके पास प्रॉफिट कम हो, आपको सिर्फ हमें 1000 ही देने हैं, चाहे आप 1200 कमाओ, चाहे आप 1400 कमाओ, चाहे आप 800 रुपये कमाओ। तो बच्चे इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ये क्लेम किया था जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट आ रहा है उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट फार्मर्स को होगा और उसका बेनिफिट्स क्या होगा लैंड ओनर्स को और ज़मींदार को। क्योंकि बच्चे ज़मींदार क्या करते थे, इतना जो रिवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं तो अपना शेयर तो बीच में रखेंगे ना। आपने 89 एंड 11% का शायद शेयर 6th-7th में पढ़ा होगा कि जितना भी एग्रीकल्चर रेवेन्यू होता था उसका 89% आगे दे देते थे और सिर्फ 11% अपनी कमीशन रखते थे बीच में कि हाँ भाई हम रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, उसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे उन्होंने क्या कहा था, ये जितना भी चेंज होगा द प्रोसेस इट लेड टू इमरजेंस ऑफ क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स एंड द रिच लैंड ओनर्स। फार्मर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और रिच लैंड ओनर्स और ज़मींदार्स की और लैंड ओनर्स की भी क्या होगी, जैसे बोलते हैं ना एक पोजीशन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। देन बच्चे उसके बाद तालुकदार्स। तालुकदार्स क्या होते हैं, जो तालुका मतलब जो पर्टिकुलर विलेजेस में काम करते हैं। और बच्चे वो भी रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, वो भी जा जाके क्या करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। तो बच्चे यहाँ पे एक मेन पॉइंट है दैट जमींदार हैड सेवरल, it means sometime as many 400 villages under them. In company calculation the villages within one जमींदारी form one revenue state। और ब्रिटिशर्स के माइंड में बहुत क्लियर था कि जो तलुकदार्स हैं या जो ज़मींदार्स हैं उनके अंडर एक विलेज नहीं है, उनके अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, तो इन्हें ही क्या बना दो, रेवेन्यू कलेक्टर बना दो। देन 1.3 में है वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। अब सबसे मेन कि पेमेंट क्यों नहीं आती थी, ज़मींदार जो हैं वो क्यों पेमेंट नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को। क्योंकि बच्चे यहाँ एक चैन बन गई थी, क्या हायरार्की बन गई थी। सबसे पहले ब्रिटिशर्स थे, फिर उन्होंने रेवेन्यू कलेक्टर्स अपॉइंट किए, रेवेन्यू कलेक्टर्स में रियोदार्स भी आ गए और राजा भी आ गए, जमींदार जिनको हम बोल रहे हैं, और फिर पीजेंट जिनसे वो चार्ज करते थे रेवेन्यू। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों नहीं आती थी एग्जैक्टली। एक तो मैंने बता दिया, चलो इकोनॉमिक क्राइसिस था, इस वजह से वहाँ इनकम नहीं हो रही थी। और बच्चे कई बार ना जो पीजेंट्स थे वो बड़े क्लेवर भी थे, वो जानबूझ के भी नहीं देते थे, कहते हम नहीं देते जाओ। क्योंकि बच्चे सिंपल क्लियर माइंड में क्या है, सपोज मैं पीजेंट हूँ और मैं कोई राजा या कोई भी रियोदार मेरे पास आया चार्ज करने के लिए कि भाई आप रेवेन्यू दो, तो मैं तो साफ कह दूंगी मेरा क्या जाता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी बिकनी है ना बीच में। मैं अगर रेवेन्यू आपको नहीं भी दूंगी तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। और क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के अंडर ये डिसाइड किया गया था कि जो रेवेन्यू कलेक्टर है उसकी ऑक्शन होगी, उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन होगी। तो बच्चे मैं साफ साफ ये भी तो कह सकती हूँ ठीक है जाओ जो करना है करो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आप ही की प्रॉपर्टी सेल हो रही है। तो शायद एक रीज़न यहाँ पे ये भी हो सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। इनिशियल डिमांड्स का मतलब है जो ब्रिटिशर्स ने क्लेवरिटी की थी यहाँ पे कि परमानेंट सेटलमेंट के अंडर जानबूझ के जो इनिशियल अमाउंट रखा गया था, इनिशियल डिमांड कि हमें इतना रेवेन्यू चाहिए परमानेंट, इतना हर महीने की इनकम चाहिए ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रख दिया था। इकोनॉमिक क्राइसिस था, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो रहा था, स्टेगनेशन पीरियड में था। और उस टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट मांग लिया जो शायद हर फार्मर के लिए इम्पॉसिबल हो रहा था देना। शायद यही रीज़न है दैट जो परमानेंट सेटलमेंट है वो धीरे धीरे जिसको बोलते हैं ना उसकी फॉल होना स्टार्ट हुई, या ये कह लो पीजेंट्स ने नहीं दिया रेवेन्यू। देन बच्चे इसके बाद जो है सेकेंड रीज़न, द डिमांड वॉज इम्पोज इन द हाई डिमांड वॉज इम्पोज इन 1790, अ टाइम व्हेन द प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रेस मेकिंग इट डिफिकल्ट द रेयर्स टू पे देयर ड्यूज टू जमींदार। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक क्राइसिस का भी आप एक पॉइंट दोगे कि वाकई में वहाँ पे उस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कहाँ से देंगे पैसा एज अ रेवेन्यू। देन बच्चे इसके बाद कंपनी ने थर्ड रीज़न हम ये दे सकते हैं दैट द रेवेन्यू इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट हैड टू बी पेड पंचुअली।
चाहे आपकी प्रोडक्शन हो रही है चाहे आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, चाहे ड्रॉट आ रहे हैं चाहे फ्लड्स आ रही हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही देना है। देन बच्चे फोर्थ रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है दैट the permanent settlement initially limited the power of jamidar to collect the rent from the rayot and manage his jamindari. बच्चे जो परमानेंट सेटलमेंट थे दे लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द रेत एंड मैनेज हिज जमींदारी। मैंने आपको बताया था कि किंग्स का तो कोई रोल ही नहीं था ना शायद, लेकिन किंग्स को भी रेवेन्यू कलेक्टर बनाकर उनको भी जमींदार बना दिया गया। इवन बच्चे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने उनकी कोर्ट में जो कचहरीज लगती थी कोर्ट में अपना एक पर्सन बिठाते थे सुपरवाइज करने के लिए कि हाँ भाई जो भी जजमेंट आ रही है किंग की तरफ से वो ठीक आ रही है या नहीं। उन्होंने किंग की पावर्स को भी लिमिट कर दिया था जो कि बिल्कुल गलत था। एंड बच्चे यहाँ पे एक है अमला। अमला एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दैट हु आर अमला। बच्चे जो किंग्स थे बड़े बड़े जिन्हें रेवेन्यू कलेक्टर के अंडर जमींदार बना दिया गया था कि आपका काम है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, वो खुद तो नहीं जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो राजा थे, उनकी भी एक पोजीशन थी, तो वो अपना एक पर्सन भेजते थे जाके यहाँ से रेंट ले आओ, इस विलेज से रेंट ले आओ, इस विलेज से। तो जिनको भेजते थे वो थे अमलास। स्टूडेंट आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। The same topic we will discuss in detail in online class. So I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, you can call me. Thank you, students.